हाँ जी दोस्तों नमस्कार। हिस्ट्री हंगर्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी साथी शिक्षक भर्ती चयन परीक्षा की तैयारी कर रहा है उनके साथ हमारे चैनल को शेयर भी करें। तो साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का कक्षा 4 का पर्यावरण और उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 22, 23 और 24। ठीक है, तो चैप्टर 22 यानी कि पार्ट 22 जो है हमारा, उसका नाम है दुनिया मेरे घर में। तो देखिए, ये जो पार्ट है इसमें अलग अलग छोटी छोटी स्टोरी बताई गई है। ठीक है, और हर स्टोरी का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रोल है, कुछ ना कुछ उसमें से एक पॉइंट निकल कर आएगा। तो वो हम डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नोक झोंक रोज की तरह आज फिर मेरिटा के घर में बहस शुरू हो गई कि टीवी पर कौन सा प्रोग्राम देखें। मेरिटा का भाई क्रिकेट मैच देखना चाहता है, जबकि छोटी सूसन अपने पसंदीदा गाने का प्रोग्राम। मम्मी और आंटी वैसे तो गहरे दोस्त हैं, पर उनकी पसंद अलग अलग है। मम्मी समाचार देखना चाहती हैं, जबकि आंटी एक सीरियल। मेरिटा कार्टून देखना चाहती है और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है। डैडी कहते हैं कि वे बस शाम को ही टीवी देख पाते हैं। आखिर सबको फुटबॉल मैच ही देखना पड़ा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ये मतलब एक स्टोरी बताई गई है, इसमें हर व्यक्ति टीवी पर अपनी अपनी पसंद का कुछ देखना चाहता है, लेकिन अंततः उसके जो पिता हैं उनको फुटबॉल मैच देखना होता है, तो टीवी पर फुटबॉल मैच चलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्या है कि एक ही व्यक्ति का मतलब जो मतलब पुरुष प्रधान कह सकते हो आप एक तरीके से, या किसी भी व्यक्ति के एक व्यक्ति की यहाँ पर चली और बाकी के किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात यहाँ पर नहीं मानी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे घर में भी इस तरीके किसी चीज को लेकर झगड़े होते हैं? तो अगर होते हैं तो किसी भी चीज को लेकर कोई मजेदार किस्सा सुनाओ, बच्चों से हम कहेंगे और बच्चे अपने अपने अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी ये दी है, अलग क्यों। शाम के 7 बजे हैं, प्रतिभा अपनी सहेली के घर से भागी भागी अपने घर जा रही है। नुक्कड़ पर उसके भाई संदीप और संजय दोस्तों के साथ खेलने में लगे हैं। उन्हें घर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है। उन्हें देर से घर पहुंचने पर कोई नहीं टोकता। प्रतिभा को यह बात ठीक नहीं लगती। उसके लिए एक नियम और उसके भाई के लिए दूसरा नियम, वह क्या करे। तो यह जो स्टोरी है वह स्टोरी कहती है कि मतलब एक तरीके से जो लैंगिक भेदभाव है, उस लैंगिक भेदभाव को यहाँ पर दर्शाती है कि लड़कियों के लिए तो यहाँ पर क्या है कि अलग नियम है, कह दिया जाता है कि तुम जल्दी से घर आइए। ठीक है, और मतलब अपनी सहेलियों के साथ ज्यादा समय तक नहीं खेल सकती, बल्कि उसके भाई काफी देर तक घर से आते हैं तो उन्हें घर पर कोई भी नहीं टोकता है। तो ये जो स्टोरी है वो बता रही है लैंगिक भेदभाव की कि लड़के और लड़कियों के लिए क्या क्या भेदभाव है। ठीक है, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसी बातें होती हैं? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? क्या लड़का लड़की और आदमी औरत के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? बिल्कुल नहीं होने चाहिए, एक समान नियम होने चाहिए। ठीक है, चलिए ये पार्ट भी है हमारा बाल विकास के अंदर है, एक है ना, समाज निर्माण में लैंगिक भूमिका, जेंडर इश्यूज इन सोशल कंस्ट्रक्शंस। तो आगे बात की जाएगी उसके बारे में। ठीक है, पिलू मामी। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक ये स्टोरी है, ये मतलब बच्चे जो हैं अपनी मामी के साथ समुद्र के एक बीच पर घूमने जाते हैं। और मतलब क्या है कि यहाँ पर ये जो कुल्फी वाला है ये कुल्फी बेच रहा होता है। तो ये 7 कुल्फियां उन्हें दे देता है और क्या है कि रुपए जो मांगता है वो 5 कुल्फियों के मांगता है। तो बच्चे खुश होते हैं कि अच्छा है, ये जो कुल्फी बेचने वाला है ये ध्यान भूल गया, मतलब अब हमें केवल 5 कुल्फियों के ही देने पड़ेंगे पैसे, 2 कुल्फी जो है वो फ्री में मिल गई। लेकिन इसकी जो मामी है वो क्या है कि उसको याद दिलाती है कि नहीं, 7 कुल्फियां दी हैं आपने और आप 7 कुल्फियों के पैसे लीजिए। तो बच्चे इस चीज को देखते हैं यहाँ पर और बच्चों के अंदर ये चीज आती है कि नहीं, हमें बेईमानी नहीं करनी है और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, ये स्टोरी ये बताती है यहाँ पर। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक ये है, एक स्टोरी है, मैं क्या करूं। मतलब दो दोस्त हैं, अक्षय और अनिल। तो अक्षय जो है, अक्षय अपनी
दादी माँ से बहुत लगाव है उसको, और वे भी उससे बहुत प्यार करती हैं। वे उससे खूब रोचक बातें करती हैं। वे अक्षय के दोस्त अनिल को पसंद करती हैं। अक्षय का एक दोस्त है अनिल, उसको पसंद करती हैं, ठीक है। और उसको बार बार लेकिन एक बात समझाती हैं कि जब भी तुम अनिल के घर जाओ तो उसके घर खाना नहीं खाना, उसके घर का पानी नहीं पीना। क्यों? क्योंकि अनिल जो है वो एक अलग जाति, एक अलग समुदाय से आता है, ठीक है। तो ऐसा बच्चों के माइंड में एक चीज भर दी जाती है। अब क्या है कि एक बार मतलब अनिल के वहाँ मतलब घर के पास में एक मैदान में वॉलीबॉल का मैच हुआ, सब लोगों को प्यास लगी तो वो अनिल के घर पहुंच जाते हैं। तो अनिल सबके लिए पानी लेकर आता है, तो अक्षय को अपनी दादी वाली बात याद आ जाती है कि अब ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। मुझे तो दादी ने बताया कि उसके घर का खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। तो ये जो स्टोरी है वो एक तरीके से मतलब बताती है कि हम लोगों के जो परिवार वाले हैं, हम लोगों के जो बुजुर्ग हैं, बच्चों के शुरुआत में ही माइंड सेट कर देते हैं कि आपको अपनी जाति के ही लोग बना मतलब दोस्त बनाने हैं, आपको अपने धर्म से रिलेटेड ही मतलब दोस्त बनाने हैं। तो ये चीज गलत है। मतलब सब लोगों को एक साथ समानता के साथ रहने का एक तरीके से अधिकार है, और सभी मतलब समानता के साथ एक दूसरे से जब विद्यालय आ रहे होते हैं तो सभी समानता के साथ भाईचारे के साथ वहां पर पढ़ते हैं। कोई भी जाति कोई भी धर्म वहां पर मायने नहीं रखता। तो हमें बच्चों को शुरुआत में इन चीजों पर डिस्कस करना है, और बच्चों के जितने भी अनुभव हैं इससे रिलेटेड वो हमें जानना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर एक किसका फैसला। एक है धोंडू का परिवार बहुत बड़ा है। परिवार के रुपए पैसे और खेती बाड़ी का सारा काम बड़े काका ही संभालते हैं। परिवार के छोटे बड़े सभी निर्णय वे ही लेते हैं। अभी तक तो धोंडू खेत में काम करता था, पर अब वह कुछ नया करना चाहता है। वह बैंक से कुछ पैसे उधार लेकर आटे की चक्की लगाना चाहता है। गांव में एक भी चक्की नहीं है। धोंडू को पूरा यकीन है कि उसके नए काम से परिवार को फायदा होगा। उसने बाबा को तो मना लिया, पर बड़े काका उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये स्टोरी जो है वो बताती है कि मतलब एक तरीके से परिवार का जो मुखिया व्यक्ति है वही पूरी लीडरशिप अपने हाथ में लिए हुए है। परिवार के बाकी के जो अन्य सदस्य हैं उनकी कोई भी बात वो सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इन उदाहरणों के द्वारा बच्चों का ध्यान उन बातों की तरफ खींचा जा सकता है जो हमारे परिवार और समाज में सामान्यतः होती है। ये स्टोरी इसलिए यहाँ पर बताई गई है। इन सभी बातों का हम पर गहरा असर होता है, क्योंकि ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे दैनिक समुदाय दैनिक जीवन में हमसे जुड़ी हुई हैं। बच्चों को इन बातों के बारे में सोचने और स्वयं के विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों से कहें कि बेटा इन बारे में सोचिए, क्या ये चीज सही है ना? और आप अपने विचार भी बताओ कि मतलब अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए। बच्चे कहेंगे, बताएंगे, तो आप बच्चों को बताइए फिर कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, सभी को समानता के साथ रहना। ये हर स्टोरी कुछ ना कुछ बात कह रही है। उनके विचारों पर कक्षा में चर्चा भी करवाई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे यह अच्छा नहीं लगता। एक मतलब स्टोरी है यहाँ पर फिर से। मीना और रितु स्टापू खेलकर घर लौट रहे थे। चलो ना मेरे घर चलो, मीना ने रितु को खींचते हुए कहा। तो उसने कहा कि तुम्हारे मामा तो घर पर नहीं होंगे, अगर वे होंगे तो मैं नहीं आऊंगी। रितु ने जवाब दिया। पर क्यों? मामा को तो तुम अच्छी लगती हो, कह रहे थे अपनी सहेली रितु को घर लाना, मैं दोनों को खूब सारी चॉकलेट खिलाऊंगा। रितु ने मीना से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हारे मामा से मुझे डर लगता है, हाथ भी पकड़ते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यह कहकर रितु अपने घर चली गई। अब देखिए, ये जो स्टोरी है वो एक तरीके से मतलब बच्चों की फीलिंग्स को बता रही है कि गुड टच बैड टच वाला जो चीज है वो बच्चों को हम बताएं, है ना? तो मतलब उसकी जो सहेली है, फ्रेंड है, वो उसका हाथ पकड़ना उसे अच्छा लगता है, लेकिन उसके मामा जब उसका हाथ पकड़ते हैं तो उसे अच्छा नहीं लग रहा है ना। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि बच्चों को हम इस बारे में जागरूक करें, बताएं। कुछ बच्चों के अनुभव ऋतु की तरह ही हो सकते हैं। कक्षा में इन पर चर्चा होने से बच्चों को अपने अनुभवों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। तो हर बच्चे के साथ कुछ ना कुछ चीज लाइफ में हो रही होगी, तो हम कक्षा में जब इस चीज की चर्चा करवाएंगे तो बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इससे उनका धीरज भी बंधेगा, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ हमारी बात कोई तो सुन रहा है ना। और शिक्षक के प्रति जो है वो बच्चों का विश्वास भी बढ़ेगा। और जरूरत के अनुसार बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात की जा सकती है। अगर कोई बच्चा अपनी बात बताने में असहज फील हो रहा है, मतलब या मतलब सब बच्चों के सामने नहीं बताना चाह रहा है, तो आप इंडिविजुअल तरीके से बच्चे से बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए और आगे बढ़े। यदि कुछ बच्चे अपने परिवार के सदस्यों की आदतों जैसे नशीली मादक दवाओं की लत के बारे में बताना चाहते हो, तो ऐसे किस्सों पर बातचीत बड़ी ही संवेदनशीलता से की जानी चाहिए। उनसे होने वाले हानिकारक प्रभाव पर चर्चा जरूरी है। इन मुद्दों पर आप सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी चर्चा अवश्य करें। और कभी-कभी कुछ ऐसे परिवारों के बच्चों में भी यह लत पड़ जाती है, और यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चे में ऐसा व्यवहार दिखाई दे, तो उनसे अलग से बातचीत की जानी चाहिए, ताकि समय पर उनकी यह लत छुड़वाई जा सके। जैसे किसी बच्चे के परिवार में मान के चलिए उसके पिता ड्रिंक करते हैं, या उसके पिता मान के चलिए बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, और बच्चा दैनिक जीवन में उनको बार-बार देख रहा है, तो बच्चा भी क्या है धीरे-धीरे बच्चे के अंदर ये चीज़ आ गई। ऐसे टॉपिक पर आपको बहुत संवेदनशीलता से बात करनी है कि बेटा देखिए, अगर आपके पापा शराब पीते हैं या मतलब और कोई भी नशीली मतलब जैसे सिगरेट हुआ, तम्बाकू हुआ, अगर इनका सेवन करते हैं तो ये गलत है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। बच्चों को हमें समझाना है। लेकिन बच्चे किसी बच्चे में हैबिट भी आ गई है, अगर उस चीज़ की लत पड़ गई है बच्चे को, तो हमें बताना है बेटा ये गलत है, आप अलग से उसकी काउंसलिंग करनी है आपको, और बच्चे को मतलब बताएं कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, ठीक है? चलिए, तो इस पार्ट में ये कुछ छोटी-छोटी स्टोरी आई और कुछ-कुछ छोटे-छोटे टॉपिक वहाँ से निकल कर आए। एक सामान्यतः बात हुई है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पेपर से रिलेटेड, पर एक सामान्य चीज़ है, कोई भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कहीं से भी बन जाता है, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, और पार्ट 23 बढ़िया शानदार क्वेश्चन आते हैं इसमें से, पोचमपल्ली। तो वही सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका ये पोचमपल्ली से ही आता है। इस पार्ट से पूरा एक क्वेश्चन आपका जनरली बनते हैं, एक या दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो पोचमपल्ली नाम से ही बनते हैं। आपकी जो भी भर्ती परीक्षा है शिक्षक मतलब टीचिंग वाली, उन सब में आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो आपने इस क्वेश्चन को मोस्टली कई जगह पर देखा होगा। तो मुक्तापुर गांव में रहने वाले वाणी और प्रसाद के घर में रंग बिरंगे धागों का ढेर लगा रहता है। उनके अम्मा अप्पा और परिवार के सभी लोग बुनाई का काम करते हैं। यह बुनाई बहुत ही सुंदर और अपने आप में अनोखी होती है। उनका गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। तो पोचमपल्ली कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में। ये आपको याद रखना है, ठीक है? ये चीज आप अच्छे से माइंड में सेट करके चलनी है। इन गांव के लोग बहुत पुराने समय से यह काम कर रहे हैं। वाणी और प्रसाद के अम्मा अप्पा ने अपने परिवार के बड़ों से यह बुनाई सीखी। तो मतलब इनको जो साड़ी की जो बुनाई है, वो उन्होंने अपने परिवार से सीखी। और प्रसाद भी स्कूल से आकर अपने अम्मा अप्पा की मदद करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं कि पारंपरिक व्यवसाय अधिकतर घर में ही सीखे जाते हैं, ठीक है? बच्चों को हम बताएं कि जो पारंपरिक व्यवसाय है वो क्या है, घर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सीखती रहती है। इनमें पोचमपल्ली कारीगरी की तरह बहुत सारे हुनर सीखने होते हैं। इसी तरह के अन्य पारंपरिक व्यवसायों जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना, इत्र बनाना इत्यादि पर भी चर्चा करवाई जा सकती है। अब यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात हुई है, तो हम बच्चों से क्या है कि भारत के नक्शे में ढूंढने के लिए कहेंगे। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये पूरी के पूरी इसमें पाठ में जो है वो पोचमपल्ली साड़ियों की बात हो रही है। अब यहाँ पर इसके जो पिता है वो बाजार में जाते हैं और इस तरीके से मतलब ये लेके आते हैं, मतलब ये जो रेशम का धागा है, और इसकी दादी जो है मतलब ये इसको साफ करती हैं, फिर अलग अलग रंगों में मतलब इसको डालते हैं, और फिर ये मशीन के माध्यम से अलग अलग सुइयों के माध्यम से क्या है कि ये फाइनली जो रिजल्ट तैयार होता है वो इस तरीके की साड़ियां बनकर आ जाती है। एक प्रोसेस पूरी की पूरी बताई गई है शुरुआत से, ठीक है? पोचमपल्ली साड़ी बनाने का तरीका, धागे से कपड़े तक। अप्पा पोचमपल्ली से धागे की लड़ियां लाते हैं। अम्मा लड़ियों को उबलते पानी में डालकर उनकी गंदगी और दाग धोती हैं। फिर सब मिलकर धागों को सुंदर रंगों में रंगते हैं और सुखाकर उनकी गट्ठी बनाते हैं। धागे की गट्ठियां करगे पर लपेटी जाती हैं और फिर इनसे कपड़े बुने जाते हैं। रेशम का धागा हो तो रेशमी कपड़ों, साड़ियों या सूटों के लिए कपड़े बुने जाते हैं। सूती धागों से भी साड़ियां, कपड़े के थान और चादरें बुनी जाती हैं। जो करगा है जिससे साड़ियाँ बनाई जा रही हैं, इसमें कई तरह की सुइयाँ होती हैं। डिज़ाइन के हिसाब से सुइयों का नंबर घटता-बढ़ता रहता है, और फाइनली इसमें से पोचमपल्ली साड़ियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं, और कारीगरों ने अपनी इस कला से इलाके का नाम दुनिया भर में मशहूर कर दिया है। तो पोचमपल्ली साड़ियाँ पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं, ठीक है?
अब क्या है कि ऐसी साड़ियाँ बनाने के लिए अच्छी कारीगरी चाहिए। इसके लिए कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर भी साड़ियाँ सही दाम में बेचना बहुत मुश्किल होता है। रेशम लगातार महँगा होता जा रहा है। तो ये लोग क्या है कि मतलब साड़ियाँ तो बना रहे थे, ठीक है? और एक साड़ी बनाने में मतलब इन साड़ियों में इनको काफ़ी मेहनत भी लगती है, परिवार के काफ़ी लोग इसमें लगते हैं। अब इनसे जो बड़े दुकानदार हैं, वो इनसे सस्ती रेट में खरीद लेते हैं और खुद वो इनके जो मोल भाव मतलब इसकी जो रेट है वो बढ़ाकर बेचते हैं। और ऐसी स्थिति आई तो इन लोगों ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा। तो ये लोग अपना ये जो बुनकर का काम था इसको छोड़कर शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं और मजदूरी करते जा रहे हैं। तो ऐसे तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो इनकी कला है धीरे धीरे कहीं ना कहीं खो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी समय के हिसाब से। ठीक है। तो ऐसे परंपरागत व्यवसायों में कई औजारों और कलाओं का इस्तेमाल होता है। इस बात पर भी जोर डालें कि अक्सर एक चीज को बनाने के लिए परिवार के सभी लोग मिलकर काम करते हैं और सभी का काम बटा होता है। तो आप देख पा रहे थे इसमें कोई उसमें जो धागा है उसको साफ करने का काम कर रहा है, कोई रंगों का रंगने का काम कर रहा है, कोई उनकी अलग से छटाई कर रहा है, कोई उनको मतलब मशीन से साड़ियाँ बनाने का काम कर रहा है ना? तो सबके जो है परिवार के अलग-अलग काम बटे हुए होते हैं। तो आज वाणी और प्रसाद जैसे कई बच्चों ने अपने परिवारों से यह सुंदर कला सीख ली है। क्या बड़े होकर ये भी अपने बच्चों को इस कला के हुनर सिखा पाएंगे? तो धीरे धीरे तो क्या होती जा रही है, बता रहे हैं कि धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। और पोचमपल्ली की तरह ही भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं। इन चीजों के नाम इस इलाके के नाम से ही मशहूर हो गए हैं, जैसे कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीरी कढ़ाई। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। तो अलग अलग जिस प्रकार से पोचमपल्ली फेमस है उसी प्रकार कुल्लू की शॉल फेमस है, मधुबनी पेंटिंग फेमस है, असम की सिल्क फेमस है और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। ठीक है। तो याद रखें इसमें ये जो फैक्ट है वो हमने कवर किए। और हर पीढ़ी में कुछ ना कुछ, जैसे कोई कुछ कर रहा है, किसी के परिवार के लोग साइकिल रिपेयर कर रहे हैं, किसी के पतंग का काम करते हैं, किसी के जूते बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग उसमें वहां पर सहयोग करते हैं। चलिए, एक पाठ है, पाठ 24, और इसका नाम है दूर देश की बात। ठीक है। अब इसमें क्या है कि पूरा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें एक परिवार है और जो कि उसके चिटप्पन जो है वो अबू धाबी में उनकी नौकरी लगी थी और वो करीबन 5 साल बाद क्या है कि वो लौट कर आए अपने देश में। ठीक है। और उनका जो परिवार है वो उनको हवाई अड्डे पर लेने जाता है। तो बच्चे उनको देखते हैं और पूछते हैं, ठीक है, कि आप मतलब इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो वो बताते हैं कि हम हवाई जहाज से आए और हवाई जहाज से हमें 2 घंटे लगे। तो उनके जो बच्चे हैं वो सोचते हैं कि भाई एक बार तो हम चेन्नई गए थे, तो चेन्नई जाने में हमें मतलब 12 घंटे लग गए। तो वो कहते हैं कि हाँ, हवाई जहाज का जो सफर है वो काफी मतलब जल्दी हो जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फैक्ट है, मतलब आपके काम का जो क्वेश्चन है, कई बार आता है। मलयालम में चिटप्पन जो कहा जाता है वो पिता का छोटा भाई, ठीक है, यानी कि चाचा को कहा जाता है। चिटप्पन किसे कहते हैं मलयालम में? पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा को। और कुजम्मा जो कहते हैं पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची को कहते हैं। तो याद रखें, दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। चिटप्पन किसे कहते हैं और कुंजम्मा किसे कहते हैं? तो चिटप्पन पिता का छोटा भाई यानी कि चाचा, कुंजम्मा यानी कि चाची। ठीक है। लेकिन किस भाषा में? मलयालम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालू यह सुनकर बहुत हैरान हुई। उसे याद आया जब वह अपने स्कूल के ट्रिप पर चेन्नई गई थी तो उसे ट्रेन में पूरे 12 घंटे लगे थे। लेकिन नक्शे में तो चेन्नई और कोच्चि बहुत पास दिखाई देते हैं। हवाई अड्डे से घर तक के रास्ते में मालू, शांता और शशि ने बहुत सारी बातें की। मालू को याद आया कि वह जब अपने स्कूल के बच्चों के साथ ट्रिप पर गई थी तो उसे बहुत ही अच्छा लगा था। वह शांता से भी पूरे सफर की बातें जानना चाहती थी। जो शांता यानी कि उसके चाचा और चाची की लड़की, वो विदेश से जो आई वो उससे पूरी बात पूछना चाहती थी। तो उसने कहा कि जब हम हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज जो है वो बादलों से बहुत ऊपर उड़ रहा था और बादल दिखाई दे रहे थे। और इससे पहले कुछ समय तक तो नीचे रेत ही रेत दिखाई दी और रेत का भी रंग बदल रहा था, कभी सफेद, कभी भूरा, कभी पीला, लाल या काला। और उसने कहा कि यहाँ पर मतलब बहुत सारे रेत के टीले भी दिखाई दे रहे थे। तो वो कहती है मैंने तो केवल समुद्र के किनारे ही रेत देखी है। मतलब जो बच्ची कोच्चि में रहती है वो उस बच्ची से कह रही है जो अबू धाबी से आई है कि मतलब मैंने तो केवल रेत वहीं देखी है। तो वो कहती है कि अबू धाबी
मैं तो ऐसे ही रेत उड़ता है, मतलब रेत बहुत है वहां पर, रेगिस्तानी एरिया है। तो वो कहती है कि मतलब केरल केरल में तो आसपास क्या है कि बहुत हरियाली है, ठंडा पानी है, यहाँ पर मतलब आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अबू धाबी में इतना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये आपस में उनकी पूरी बातें चल रही है। ठीक है, और वो बताती है उसे वहां पर वो कुछ उसके लिए मतलब अपने बैग जो लेके आई, अटैची लेके आई, जब वो खोलती है तो उसमें मतलब खजूर भी लाई थी वो वहां से उनके लिए, और बहुत सारे वो वहां पर जो करेंसी चलती है उस करेंसी को लाई, और यहाँ पर जो करेंसी है उसके बारे में बताया है, दिरहम। ठीक है, वहाँ के जो नोट है उस करेंसी के बारे में उसे बताया है। यहाँ पर आप देखें चित्र में ये दिखाया भी गया है। ठीक है, और वो क्या है, ग्लोब भी लेके आया है, और ग्लोब पर कहते हैं कि अब यहाँ पर तुम क्या है कि केरल ढूंढो, और यहाँ पर अबू धाबी देखो, देखो दोनों जगह में कहाँ कहाँ है ढूंढे। तो बच्चों को इसमें बहुत मजा आ रहा है ना। अब वो बताती है, एक फोटो भी वहां की वो देखती है तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स उसे वहां की दिखाई देती हैं। ठीक है, अब देखिए वहां का एक वो बताती है कि वहां का जो पहनावा है, मतलब लोग मोस्टली पूरा शरीर ढककर रहते हैं, और सिर को भी ढककर रहते हैं जिससे वो धूप से बच सकें, वहां पर बहुत गर्मी होती है। अब यहाँ पर देखें वो करेंसी जो है वो करेंसी भी बताई है, मतलब नोट यहाँ पर बताए हैं। ये अपने भारत की जो करेंसी है वो बताए हैं, ये अलग अलग नोट यहाँ पर दिखाए हैं, और वहाँ की जो करेंसी है वहाँ की करेंसी भी दिखाई गई है। यानी कि जो अबू धाबी है वो अपने यूएई, संयुक्त अरब इमारात की यानी कि कैपिटल है, और वहाँ की जो करेंसी है वो दिरहम। ठीक है, दिरहम याद रखें, दिरहम की चर्चा हुई है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। अब ये अपने यहाँ के सिक्के दिखाती है, अब ये वहाँ की दिरहम जो है वो वहाँ की करेंसी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, और ये अलग अलग कंट्री की करेंसी दी है, यहाँ पर डॉलर भी दिखाया गया है अमेरिका का। ठीक है, ओमान की करेंसी दिखाई गई है, ये देखिए ये डॉलर है, अलग अलग कंट्री की यहाँ पर करेंसी दिखाई गई है। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही है। चलिए मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।